हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा और आज की क्लास में हम एक्टिव पैसिव सीखने वाले हैं। आप देखते हो 10th हो चाहे 12th हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी जगह पैसिव वॉइस से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। 12th में 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और 10th में भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है इसका। तो आज हम बिल्कुल सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आशा यही करती हूँ, जल्दी कराने की ही इन्हें, और इसके बाद हम डायरेक्ट सीरीज लेकर आएंगे। देखिए पहले समझ लें पैसिव और एक्टिव वॉइस है क्या। ये है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब समझेंगे, वॉइस का मतलब होता है आवाज। ठीक है, अब आवाज क्या आवाज, देखें आप जब साउंड क्रिएट करते हो तो साउंड को क्रिएट करने के भी एक टाइप होते हैं। जैसे वॉइस का मतलब मैंने बताया आवाज, अब टाइप क्या है साउंड निकालने के। एक है कि आपने क्लियर लिखा कि राम आम खाता है, अब आपने देखा राम आम खाता है, राम को यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, यानी मेन रखा है और इसी के बारे में बात की है। देन आम की बात बाद में है। ये चीज थी आपकी एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर आप सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रख रहे हो, यानी उसी की बात कर रहे हो। बट पैसिव में होता क्या, देखो नाम से भी, एक्टिव माने क्या है कि सक्रिय, पैसिव माने निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या कि थोड़ा उस तरह से नहीं है जैसा एक्टिव में चीजें थी। अब पैसिव में क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट मेन भूमिका निभाता है और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट मेन भूमिका निभाएगा। ठीक है, अभी हम एक एक करके रूल्स भी समझेंगे इनके, लेकिन पहले समझ लें किन किन के एक्टिव बनते हैं और किन किन के पैसिव बनते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आई कि एक्टिव में सब्जेक्ट सक्रिय रहेगा और पैसिव में ऑब्जेक्ट सक्रिय रहेगा, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट की मान्यता ज्यादा रहेगी और इसमें सब्जेक्ट की मान्यता ज्यादा, इसमें किसमें एक्टिव में। अब पहले हम ये समझें कि एक्टिव में टोटल टेंसेस की संख्या कितनी है। एक्टिव के अंदर टोटल टेंसेस की संख्या होगी 12 बनेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इधर पास्ट में भी सेम है 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन क्या है, फ्यूचर में भी सेम वही चीज है, बट इन 12 की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनकी हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। अब मैं यहीं पर क्रॉस करती हुई चली जाऊंगी जिनकी पैसिव नहीं बनती। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, इसकी हमें कोई पैसिव नहीं बनानी सीखनी है। देन है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी भी पैसिव नहीं बनेगी। इसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों की भी पैसिव नहीं बनती। अब हम ये भी जानेंगे कि इनकी पैसिव क्यों नहीं बनती है। आप एक चीज देखें, जिन लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस किए हैं तो वो आराम से ये चीज समझ लेंगे। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमें कोई भी कैसे भी टेंस या सेंटेंसेस नहीं आते। जिन लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता है कि टेंस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, मैं उन लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगी कि टेंसेस क्या है और सेंटेंसेस क्या है। लेकिन आपको कमेंट में ये बात बोलनी पड़ेगी कि हमें नहीं पता कुछ भी, तो फिर मैं आपको शुरू से ही वो काम कराऊंगी। लेकिन जिनको पता है तो वो ये समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है कि प्रेजेंट की बात को बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस क्या है कि क्रिया चल रही है, परफेक्ट क्या है कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है कि टाइम बताता है। और कभी भी किसी भी टाइम को हम पैसिव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मानो आप पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को आगे रख लें, सब्जेक्ट को पीछे रख लें, यानी ऑब्जेक्ट की मान्यता ज्यादा कर दें, सब्जेक्ट की मान्यता कम कर दें, तो उसे आप टाइम में कैसे मापेंगे, मेन चीज वो है। तो इनको हम टाइम में नहीं माप सकते। तो टाइम किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम आता है, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनता। ये बात आपको हर जगह से पता नहीं चलेगी। आप कई सारे चैनल्स भी देखते हैं, पढ़ते भी होगी स्कूल्स में, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इनकी पैसिव क्यों नहीं बनती। रीजन भी तो होगा, ये बोल देंगे पैसिव नहीं बनती। ये कारण क्या है, तो टाइमिंग की वजह से इसकी पैसिव नहीं बनती है, कि आप टाइम सेट कर ही नहीं सकते चाह कर भी। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये क्या दिखाता है, फ्यूचर में हो रही क्रिया को, और वो भी हो रही नहीं, होने वाली क्रिया को। अब हमें क्या पता कौन सी क्रिया हो रही होगी, जब हमें एक्चुअल में यही नहीं पता कि क्रिया कौन सी हो रही होगी, तो वहां पर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से टाइमिंग इनमें भी, इन दोनों में भी आ रही थी और इसमें भी टाइमिंग आती है, इसलिए भी इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो पैसिव किनके बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 8 के बनेंगे। हो गए ना, 3 3 6 और 2 8। इन 8 के पैसिव बनाने अब सीखेंगे। पॉज कर दो। अब ये आपका मेन रूल ऑफ पैसिव वॉइस। अभी हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर एक्टिव में 12 थे और पैसिव हम बना रहे थे 8 की। अब देखेंगे कि मेन रूल ऑफ पैसिव वॉइस में
देखो सिंपल जितने भी पैसिव वॉइस है सबके लिए यही रूल चलेगा। अब सिंपल पैसिव वॉइस में कैसे रूल चलेगा पहले ये समझेंगे कि रूल में चीजें क्या क्या आएंगी। बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, वर्ब तो समझते हैं और वर्ब में भी कंफ्यूजन है कि वर्ब क्या है। अब यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिलेगी, वर्ब टू बी। अब हम ये जानेंगे वर्ब टू बी शब्द है क्या। पहले मैंने यहाँ पे फोकस किया ऑब्जेक्ट पे। अभी हमने बात क्या करी थी कि एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट प्रायोरिटी रखता है और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी रखता है। अब हम यहाँ पे मेन रूल जो पढ़ रहे हैं तो हम इसमें किसको ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारा किसका रूल है, पैसिव का रूल है। ऑब्जेक्ट लिया देन हम कह लेंगे हेल्पिंग वर्ब। होगी तो नहीं होगी, वैसे होगी ही, सभी में होती है, लेकिन ऐसा बच्चे सोच लेते हैं कि नहीं होती। इसके बाद है वर्ब टू बी। अब हम समझेंगे वर्ब टू बी होती क्या है। देखिए वर्ब टू बी का मतलब है जैसे सिंपल सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता, वैसे ही कोई भी पैसिव किसके बिना नहीं बनेगा, बिना वर्ब टू बी के नहीं बनेगा। यानी किसी भी पैसिव को बनाने के लिए एक वर्ब टू बी होना आवश्यक है और किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होना आवश्यक है। जैसे आप मोस्टली बच्चों को क्या है कि कॉन्टिन्यूस की बहुत हैबिट रहती है, कुछ आए ना आए लेकिन इज एम आर लगाना जरूर आता है, कुछ और पता ना हो बस पास में जाके वॉज वर जरूर लगा देते हैं। तो वैसे ही जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हो वहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ऐसे ही जैसे वो वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानी जा रही है, वैसे ही पैसिव के अंदर भी जिस चीज से पैसिव बनेगा उसको हम वर्ब टू बी बोलेंगे। वर्ब टू बी के बाद में क्या है, पैसिव के अंदर हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाई का और सब्जेक्ट का। ठीक है, लास्ट में कौन रहेगा, सब्जेक्ट। सिंपल वाले में लास्ट में ऑब्जेक्ट था, यहाँ लास्ट में रहेगा सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का पैसिव के लिए रूल लिया है। अब इसको ध्यान से समझना। पहली चीज क्या मेन होगी, ऑब्जेक्ट, देन इज, एम, आर। अभी मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों को टेंसेस आते हैं कमेंट करके बताना जरूर कि सिंपल यानी एक्टिव के अंदर जब हम सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव का तो वहां पर इज, एम, आर लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। वहां पर हम लगाते हैं डू या डज। अब जहां भी डू डज आए बस एक चीज माइंड में रख लो कि इसकी जगह मुझे क्या लगाना है, इज, एम, आर। अब डू डज कहां पे आएंगे, डू डज आएंगे आपके किन कंडीशन में, नेगेटिव की कंडीशन में, और पॉजिटिव की कंडीशन में क्या आएगा, एस या ई एस। अब कहीं पर भी आप देखो डू डज कहां, नेगेटिव के अंदर डू डज आएगा या इंटरोगेटिव में डू डज आएगा। किसी भी सेंटेंस में आप एस या ई एस देख लो लगा हुआ तो उसकी जगह आपको पैसिव में क्या लगा के आना, इज, एम, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म में बता चुकी हूँ, कॉमन है, वो लगेगी ही पैसिव में। देन क्या लगेगा, बाय लगेगा और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिया है अफर्मेटिव में। अब हम इसे सीखेंगे कि कैसे हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए राम कौन है आपका, सब्जेक्ट, टेक्स क्या है आपका, वर्ब। लेकिन यहाँ एक चीज देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक होती है, लेकिन हमने यहाँ एस लगाया है, यानी एस या एस किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो राम कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे यहाँ टेक की जगह टेक्स है। फिर लास्ट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यानी टी कौन है, मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने रूल के अगर अकॉर्डिंग चलूं तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट रखना है, तो पहली चीज आएगी मेरी टी। ठीक है, अब टी हमारी आ गई, मुझे इज, एम, आर में ये देखना है लगाना क्या है। सिंगुलर होगा इज लगाएंगे, प्लूरल होगा आर लगाएंगे, और आई होगा तो एम लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टी की। टी क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है तो टी इज। टेक का क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगानी है तो हो जाएगा टेकन। बाय लगाना ही है इन सिंपल वालों को, जो विदाउट एजेंट के सीखोगे वो थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, कंपटीशन के लिए है वो, आप लोगों के बोर्ड में 12th में या 10th में नहीं आता है। तो टी इज टेकन बाय, और सब्जेक्ट कौन बचा आपका, राम। ये आपका एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है। अब एक दूसरा और बना के देख लेते हैं हम। ये तो था सिंगुलर के लिए, अब हम बनाते हैं प्लूरल के लिए। इसे मैंने बनाया यू ईट मैंगो। अब आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट था लेकिन मैंने यहाँ लिखा ईट। ईट क्यों लिखा, ईट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है।
ये सब्जेक्ट कौन है? यू है। यू की क्या कंडीशन है? ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी। जैसे किसी एक के लिए भी हम यू बोल सकते हैं और एक से अधिक के लिए भी हम यू बोल सकते हैं। तो मैंने लिखा यू ईट मैंगो। आप इसे कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? पहले लिखेंगे हम मैंगो, देन क्या करेंगे? इज एम आर है तो मैंगो तो सिंगुलर है। अब ये मत सोच लेना बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं तो आमतौर पर यही देखती हूँ, अब आप लोगों का मुझे पता नहीं, अगर ऐसा करते हो तो कमेंट जरूर करना। यू के हिसाब से आर ले लेते हैं, जबकि यू से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब किससे है? ऑब्जेक्ट यानी मैंगो से। मैंगो तो ठीक है, तो मैंगो इज ईटन बाय, और यू को हम यू में ही चेंज करेंगे। ठीक है।